नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं लोह स्तंभ, यह पहला पॉइंट है यानी है पहली हेडिंग। इसमें यह कहाँ स्थित है? यह महरौली जो कि दिल्ली के पास में है, राज्य कुतुब मीनार परिसर में स्थित है लोह स्तंभ। इसकी ऊंचाई 7.2 वजन 3 टन से अधिक है। 7.2 मीटर है यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मीटर कर लीजिएगा क्योंकि ऊंचाई हमेशा मीटर में होती है। और इसका निर्माण हुए 1500 साल हो चुके हैं, यानी पहले हुआ था। चंद्र नाम के एक शासक वर्णन जो गुप्त वंश के थे और अभी तक जंग नहीं लगी है इसमें, यह विशेष पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। ईंटें तथा पत्थरों की इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं हम शिल्पकारों की कुशल के नमूने स्तूपों की तरह दिखाई देते हैं। स्तूप का अर्थ है टीला, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। यह गोले, लंबे और कभी बड़े व छोटे दिखते हैं। स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बों में बुद्ध तथा अनुयायियों के शरीर के अवशेष या कीमती पत्थर, सिक्के रखे रहते हैं। इसमें दूसरा है नया पैराग्राफ, एनपीजी का अर्थ। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। मंजूषा, ये फ्रंट सा है, सा धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला होता था। बाद के समय गुंबदनुमा ढांचे को तराशकर पत्ते से ढक देते थे। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार दक्षिण पथ था, यानी पथ का अर्थ रास्ता। पथ को रेलिंग से घेर कर वेदिका कहते हैं। इससे प्रवेश द्वार तथा मूर्ति व कलाकृतियाँ सजे होती हैं। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट है यानी अमरावती। यह न्यू पैराग्राफ यानी नया हेडिंग, उसी हेडिंग का नया पैराग्राफ है फ्रेंड्स। 200 साल पूर्व भव्य स्तूप हुआ करता था अमरावती। स्तूप को सजाने के लिए चित्र बनते थे। अगली हेडिंग पढ़ेंगे, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। कई अवस्थाएं थी, धन खर्च होता था और राजा रानी बनवाते थे। पहला काम था अच्छे पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालते थे। शिलाखंडों को मंदिर या स्तूप तक ले जाते थे। पत्थर छांटकर व काटकर खंभों व दीवारों की चौखटें व फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता। इस तरह शानदार ढांचा बनता था। स्तूप व मंदिर में भक्त उपहार लाते थे। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक यानी खेती करने वाले, किसान जिसे हम कहते हैं, माली, इत्र, लोहार, सुनार तथा स्त्री पुरुष थे। फ्रेंड्स, यह पूरा मैटर आपको मंदिर के बारे में बताएगा कि मंदिर कैसे बनते थे। और स्तूप यानी टीला जिसका अर्थ है वह बता रहा है, यहाँ पर वर्णन हुआ कि कैसे हुआ करता था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, चित्रकला में एक अजंता का वर्णन। यह गुफाएं हैं। गुफाओं में अंधेरा होने के कारण लोग मिसाल ले जाते थे। गुफा के अंदर चित्र बने थे जो मसालों की रोशनी में दिखते थे। चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है अभी भी। चित्र बनाने वाले अज्ञात थे। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाया करते थे। और अब हम पुस्तकों की दुनिया में, यह न्यू हेडिंग है। ये कई प्रसिद्ध महाकाव्य रचनाओं में स्त्री पुरुष वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथा है। 1800 साल पूर्व प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो कवि ने की है। कोविलम नाम के व्यापारी की कहानी है। यह पुहार निवासी था। पत्नी कनंगी तथा नर्तकी माधवी से प्रेम करता था। इलांगो कुनंगी पुहार छोड़कर मदुरई गए। एक और तमिल महाकाव्य मणिकमेई 1400 साल पूर्व सत्यनगर द्वारा लिखा गया। इसमें कोविलम माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गईं। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, ये न्यू हेडिंग है फ्रेंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदू धर्म की कहानियाँ मिली थीं और पुराण भी मिले। पुराण का अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, देवी देवताओं कहानी मिली। पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। दो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण महाभारत प्रसिद्ध पुराण हैं। लोकप्रिय महाभारत का बारे में पढ़ते हैं। महाभारत कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महाभारत जो युद्ध है उसके बारे में वर्णन हुआ है। अब 1500 साल पूर्व लिखी गई पुराणों तथा महाभारत को महर्षि ऋषि व्यास ने रचना की। ये फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लिखेंगे महर्षि ऋषि व्यास द्वारा ने रचना की। अब रामायण,
यह कौशल के राजकुमार के बारे में यानी राम जी महाराज के बारे में। इनके पिता ने इन्हें वनवास भेज दिया यानी राम जी को। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका राजा रावण ने अपहरण किया था। सीता को पाने के लिए राम ने युद्ध किया और राम ने विजयी होकर अयोध्या लौटे। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट छठा पॉइंट है। अब हम विज्ञान की पुस्तकें ये लास्ट हेडिंग है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगी 6 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री भी। और अगले वीडियो में हम आपको देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लाना है, आप कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। इसमें लिखा कि दिन रात पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने से वजह से होते हैं, यानी जो दिन और रात होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ठीक है। और ग्रहण के बारे में तर्क दिया। वृत्त की परिधि मापने की विधि निकाली किसने? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने। इनकी फ्रेंड्स पुस्तक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लेवल से, एग्ज़ाम के भी लेवल से। और बारहमीर ब्रह्मगुप्त तथा भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ थे जिन्होंने कई खोजें की। अब हम शून्य, ये न्यू एडिंग शून्य अर्थात जीरो, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो डिजिट नंबर, उसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं भारत के गणितज्ञ के लिए चिन्ह बना। गिनती की पत्ती अरबों द्वारा नापी गई। यूरोप में फैला शून्य दुनिया में प्रयोग हुआ था। रोम के निवासी शून्य के बिना गिनती किया करते थे। फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता हुआ 11th और हिस्ट्री भी कंप्लीट होती है 6 क्लास की। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो फ्रेंड्स कमेंट में बताइएगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपको नोट क्या करना है। ये पहला ये नोट करना है, फिर आपको ये नोट करना है, ये और फिर आपको ये नोट करना है फ्रेंड्स। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से डायग्राम है फ्लो चार्ट द्वारा। ये फ्रेंड्स नंबर इसलिए लिखे हैं जिससे कि आपको जब हेडिंग पढ़ें तो आपको पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, नंबर 3 में ये, नंबर 4 में ये, नंबर 5 में ये, नंबर 6 में, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का ना रहे। यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अगर पसंद आई हो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माय वीडियो फ्रेंड्स।